देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ईथर का प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो हम लोगों को ईथर का दो प्रिपरेशन मेथड पढ़ना है। ठीक है। पहला है फ्रॉम अल्कोहल और दूसरा है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ठीक है। हम लोग एक एक करके दोनों मेथड को डिस्कस करने वाले हैं कि अल्कोहल से ईथर कैसे बनाया जा सकता है और अल्काइल हैलाइड से ईथर कैसे बनाया जा सकता है। जो कि पहला मेथड है अल्कोहल से ईथर बनाने का तरीका, हम लोग ये डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अल्कोहल से ईथर बनाने की बात किया जाए तो बताया जाता है कि अल्कोहल के इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, ठीक है, अल्कोहल के इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन से ईथर बनाया जा सकता है। अब जब इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो सकता है अल्कोहल का, तो इसका मतलब है कि इसका इंट्रामोलिक्यूलर भी डिहाइड्रेशन संभव है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन कब होता है और उससे क्या प्रोडक्ट मिलता है। साथ ही साथ अल्कोहल के इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन कब होगा और उसका प्रोडक्ट तो हमको पता है कि ईथर मिलने वाला है। ठीक है। अब हम लोग बात करें कि भाई ये जो डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का, वो उसके क्या तरीके हैं। ठीक है। हम उसको कैसे अल्कोहल को कैसे डिहाइड्रेट कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब भी आप लोग समझते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि अगर हमको अल्कोहल से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करना है तो क्या तरीके हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है वो दो तरीकों से किया जा सकता है। दो तरीके हैं अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने का, अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने का। और ये दो तरीके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है आपको एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन और एक आपको है कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन। तो जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, यानी अगर हम एसिड यूज करें एज ए कैटलिस्ट, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए अगर हम लोग एसिड का यूज करें एज ए कैटलिस्ट, तो वैसे केस में इसको एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन कहा जाता है। तो इसका मतलब है बाय यूजिंग एसिड एज कैटलिस्ट। ठीक है। अगर एसिड को एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाए अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने के लिए, तो उसको एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन कहा जाएगा। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन। तो कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन का बेसिकली मीनिंग है कि अगर आप मेटल या मेटालिक ऑक्साइड का यूज करते हैं डिहाइड्रेशन के लिए, तो उसको कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन कहा जाता है। तो एक बहुत फेमस सा मेटल ऑक्साइड है जिससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं या एल्यूमिना बोलते हैं, बेसिकली उसका यूज होता है अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए। तो यानी कि एक और तरीका है बाय यूजिंग हीटेड एल्यूमिना। ठीक है। बाय यूजिंग हीटेड एल्यूमिना। और हीटेड जो एल्यूमिना होता है उसका मतलब बेसिकली Al2O3 होता है। तो यानी कि हम लोग हीटेड एल्यूमिना का भी यूज करके अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, लेकिन हम लोगों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ एक मेथड डिस्कस करना है और वो है आपको एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। ठीक है। एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन क्या होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप समझ सकते हैं कि जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड्स लाइक H2SO4 और H3PO4, तो हमको प्रोडक्ट के तौर पे एल्कीन्स भी मिल सकते हैं और ईथर्स भी मिल सकते हैं। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशंस आपको ये दोनों ही प्रोडक्ट प्राप्त हो सकते हैं। तो हमको अब समझना है कि किन रिएक्शन कंडीशंस में एल्कीन्स मिलेंगे और किन कंडीशंस में हमको ईथर्स प्राप्त होंगे। ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इस रिएक्शन कंडीशन को समझने के लिए अल्कोहल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसका डिहाइड्रेशन करते हैं और देखते हैं कि अल्कीन किन कंडीशंस में मिलता है और ईथर किन कंडीशंस में मिलता है। ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल के लिए इथेनॉल का, हम लोग एग्जाम्पल में अल्कोहल के लिए इथेनॉल का यूज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे है आपको CH2 और यहाँ लगा हुआ है OH। ठीक है। ध्यान देना है, इस अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक H2SO4 एट 443 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है।
अगर आप 443 केल्विन टेम्परेचर यूज करते हैं तो ऐसे केस में ध्यान रखना है कि आपको प्रोडक्ट एल्कीन मिलता है। यानी हम ये समझ गए हैं कि किन कंडीशंस में एल्कीन मिलता है, और साथ में आपको एक बाई प्रोडक्ट H2O भी फॉर्म होता है। थोड़ा हम इस रिएक्शन को समझना चाहें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ OH है, ये फंक्शनल ग्रुप OH है, और जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप या कोई भी एक्टिव ग्रुप लगा होता है हम लोग उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। जबकि जिस कार्बन अल्फा कार्बन जिन कार्बन से जुड़ा होता है हम लोग उनको बोलते हैं बीटा कार्बन। तो अब यहाँ पे अगर आप रिएक्टेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट पे थोड़ा नजर दौड़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से यहाँ से H रिमूव कर गया है, और जब ये बीटा कार्बन से H हटा है तो ये जो बॉन्ड H हटता है तो बॉन्ड रिलीज होता है, और ये बॉन्ड जो है आपको बेसिकली वो इधर इन दोनों कार्बन के बीच में मूव कर गया है, जिससे कि आपको प्रोडक्ट के तौर पे अल्कीन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे OH और H ये दोनों मिलकर एज अ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो गया। ध्यान दिया जाए तो चूंकि सेम ही मॉलिक्यूल से OH और H रिमूव हो रहे हैं, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि अल्कोहल के सेम मॉलिक्यूल से वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव हुआ है। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि अगर कोई प्रोसेस सेम मॉलिक्यूल के अंदर होता है तो उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस कहा जाता है। यानी यहाँ पे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हुआ है, और इस डिहाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल अल्कोहल के सेम ही मॉलिक्यूल से हुआ है, ठीक है। इसीलिए इस डिहाइड्रेशन प्रोसेस को कहा जा सकता है इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ बोल सकते हैं दिस रिएक्शन is called intramolecular dehydration, ठीक है, ध्यान रखना है। यानी आपने समझा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, क्योंकि ये अल्कोहल के लिए हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये समझा कि अल्कोहल का इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा अगर हम टेम्परेचर यूज करें 443 केल्विन, ठीक है, और हमको प्रोडक्ट के तौर पे एल्कीन मिलेगा। चलिए, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ईथर कब मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, हम लोग वापस से सेम अल्कोहल मॉलिक्यूल लेने वाले हैं CH3 CH2OH, लेकिन इस बार हम लोग अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज करने वाले हैं CH3 CH2 और OH। जब हम लोग इनका डिहाइड्रेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेम एसिड H2SO4, लेकिन हम लोग टेम्परेचर यूज करते हैं यहाँ पे 413 केल्विन, ठीक है। यानी प्रीवियस वाले से हम लोग यहाँ पे लो टेम्परेचर यूज कर रहे हैं 413 केल्विन। तो हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH2O CH2 और CH3, जो कि है आपको ईथर। यहाँ भी बाई प्रोडक्ट के तौर पे वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल आपको देखने को मिल जाता है। ध्यान दें कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे कैसे रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे देख के लगता है कि आपको एक मॉलिक्यूल से OH हट रहा है और एक अलग मॉलिक्यूल से यहाँ से H हट रहा है, ठीक है। यानी यहाँ भी अल्कोहल के मॉलिक्यूल मिलकर वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहे हैं, यानी कि यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल है, या ऐसा कहा जाए कि यहाँ पे भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा है। लेकिन इस डिहाइड्रेशन में वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसमें OH अलग अल्कोहल के मॉलिक्यूल से और H अलग अल्कोहल के मॉलिक्यूल से निकल रहा है। तो आप ये बात जानते हैं कि जब कोई प्रोसेस दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है तो उसे इंटरमोलिकुलर प्रोसेस कहा जाता है। यानी यहाँ जो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा है उसे हम लोग इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। तो ये रिएक्शन जो है वो आपको कहा जाएगा दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है भाई, ये आप समझ गए।
तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही क्लियरली समझा कि अगर हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एट लो टेम्परेचर, ठीक है, तो ईथर प्राप्त होगा, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा। और अगर हम यूज करते हैं 443 केल्विन यानी कि हाई टेम्परेचर, तो अल्कोहल का इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा और आपको प्रोडक्ट में एल्कीन मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्लियरली समझ पाए हैं कि हमको अगर ईथर बनाना है तो किस तरीके से बनाना है, क्या कंडीशंस रहेंगे और ये क्या कंडीशंस रहेंगे और बेसिकली यहाँ पे रिएक्शंस में हो क्या रहा है, ठीक है। अब हम लोग चाहें तो ये समझ सकते हैं कि रिएक्शन जो हुआ है, जो ईथर बना है, ये जो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन हुआ है अल्कोहल का, वो किस तरीके से हुआ है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ इंटर मोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का जो इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हुआ है उसका हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म समझने वाले हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग बोलते हैं पहली बात तो ये है कि जो रिएक्शन हो रहा है बेसिकली उसे हम लोग 3 स्टेप मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, पहला पॉइंट तो ये, दिस रिएक्शन फॉलो 3 स्टेप मैकेनिज्म, 3 स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है। तो चलिए, इस रिएक्शन का जो पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट जो है उसमें क्या होता है, तो स्टेप 1 में बताया जाता है कि सबसे पहले होता है आपको प्रोटोनेशन। सबसे पहला स्टेप में होता है आपको प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अगर हम बात करें कि अल्कोहल के यहाँ पे प्रोटोनेशन किस तरीके से हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, CH3 है, CH2 है और यहाँ पे OH है, जबकि आपने कैटलिस्ट के तौर पे यूज कर रखा है एसिड H2SO4। आप ये बात जानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो H प्लस डोनर होते हैं, तो एसिड से आपको निकलेगा H प्लस, ठीक है। हम अगर ध्यान दें तो अल्कोहल में जो आपको ऑक्सीजन है वहां पे है लोन पेयर, सो ये एसिड के H प्लस को आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। यानी अल्कोहल यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा और एसिड से H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। H प्लस को बेसिकली प्रोटोन भी कहा जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि जो आपको अल्कोहल है उसके ऊपर H प्लस या प्रोटोन का एडिशन हो गया, तो प्रोटोन का H प्लस का एडिशन होता है उसे ही कहा जाता है बेसिकली प्रोटोनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन के बाद आपको अल्कोहल जो होगा ये कुछ ऐसा बदल जाएगा, CH3 CH2 और OH यहाँ पे 2 आ जाएगा और O पे आ जाएगा आपको प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट करा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में अगर हम बात करें कि सेकेंड स्टेप में यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ध्यान दीजिए। स्टेप सेकेंड में आपको बताया जाता है कि यहाँ पे होता है बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक अटैक, बाय अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। हमने 2 अल्कोहल का मॉलिक्यूल जो यूज किया था उसमें जो अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल है उस अल्कोहल का यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक आपको देखने को मिल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ है आपको, अगर हम ध्यान दें यहाँ से,
यहाँ है आपको अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल CH3 CH2 और OH। इसका अटैक होता है आपके प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे, जो कि कुछ है यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे है आपको OH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन पे लगा हुआ है प्लस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, तो समझना है। यहाँ पे ऑक्सीजन है जो कि आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो वो कार्बन से यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो जो जिस कार्बन से ये OH2 प्लस जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे डेवलप होगा हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। जबकि जो अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल है वहां पे ऑक्सीजन पे पड़ा हुआ है लोन पेयर, तो लोन पेयर पड़ा है तो ये बेसिकली यहाँ पे बिहेव कर रहा है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ये न्यूक्लियोफाइल, इसका अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक आपको देखने को मिलेगा इस कार्बन पे। इस अटैक से आपको पता है कि यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है OH2 प्लस, ये आपको रिमूव कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठाएगा यहाँ से, ये बॉन्ड उठाएगा और यहाँ से रिमूव कर जाएगा। तो ऐसे केस में आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, यहाँ से ध्यान दीजिए। तो आपको यहाँ से एक ऐसा प्रोडक्ट बनते देखने को मिलेगा, यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे O, और ध्यान दीजिएगा ये जो आपका है हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं CH3 CH2, यहाँ पे O है और इस O पे एक H लगा हुआ है, और ये O जो है वो आपको इस कार्बन से जुड़ गया, तो यहाँ पे लगा रहेगा CH2, और देखिए CH2 से फिर इधर जुड़ा हुआ है CH3, ये हो गया। और आपको जो ये लिविंग ग्रुप था OH2 प्लस, ये आपको एज अ वाटर यहाँ से रिमूव हो गया। ध्यान दिया जाए तो ये जो रिएक्शन का स्टेप होता है ये होता है स्लो स्टेप में। ठीक है, यानी यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप है वो स्लो स्टेप है, और हम लोग जानते हैं कि जो स्लो स्टेप होते हैं उन्हें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे RDS है। और आपने एक बात और भी नोटिस किया कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का रिमूवल सेम स्टेप में हो रहा है, और जब कभी ऐसा होता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का रिमूवल सेम स्टेप में हो तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और बाई मोलिकुलर पाथवे से हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो SN2 पाथवे फॉलो कर रहा है। ठीक है, स्टेप थर्ड का बात किया जाए कि स्टेप थर्ड में या स्टेप जो 3 है उसमें बेसिकली क्या हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। स्टेप थर्ड में बोला जाता है कि ये लास्ट स्टेप है और यहाँ पे होता है डीप्रोटोनेशन। ठीक है, ये स्टेप में होता है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का भी मतलब समझते हैं। डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H प्लस। ठीक है, रिमूवल ऑफ H प्लस। तो ध्यान देना है, ये जो आपको यहाँ पे मिला हुआ है, ये जो सेकेंड स्टेप के बाद में ये आपको जो यूनिट बना है, इस बेसिकली प्रोडक्ट से आपको यहाँ पे जो H दिख रहा है ये रिमूव होने वाला है। ठीक है, ये H हटने वाला है, इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं डीप्रोटोनेशन स्टेप। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये H प्लस हटता कैसे है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ O है, इस O से लगा हुआ है H, और यहाँ पे O पे है पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे है CH3। ठीक है, ध्यान देना है कि यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज है, सो ये अनस्टेबल है, तो कोई ना कोई बॉन्ड यहाँ से वो तोड़ेगा। लेकिन अभी अभी आपने देखा कि जो ऑक्सीजन है यहाँ पे वो अभी नया बॉन्ड कार्बन से बनाया है, और आपको पता है पहले से कि न्यू बॉन्ड कोई भी आइटम ब्रेक नहीं करता है, तो ऐसे केस में वो जो ओल्ड बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में है वो उसको रिमूव करेगा, उसको तोड़ेगा। इस बॉन्ड को टूटने में, या ऐसा कहा जाए कि डीप्रोटोनेशन में मदद के लिए आपको आएगा कौन, HSO4 माइनस। ये HSO4 माइनस क्या है भाई, तो आपने देखा था कि स्टेप फर्स्ट में H2SO4 था और H2SO4 ने एक H प्लस सप्लाई किया था, तो जो बचा हुआ स्पीसीज है, जो रिमेनिंग यूनिट है वो HSO4 माइनस है, जो कि एक तरीके का कंजुगेट बेस कहलाता है। तो ये बेस यहाँ मदद करेगा डीप्रोटोनेशन में H को हटने में। जैसे वो H को अटैक करेगा, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं O और H के बीच, ये रिलीज होगा, और ये जो H बॉन्ड है आपको ये घूम जाएगा किस साइड में, ऑक्सीजन के साइड में। ठीक है, तो जैसे ही ये बॉन्ड घूमेगा आपको ध्यान देना है यहाँ पे,
यहाँ पे बेसिकली H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था इसलिए ये अटैक हुआ। तो ये बॉन्ड घूमेगा और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ से CH3 CH2O CH2 और यहाँ मिल गया आपको CH3। ठीक है, तो ये आपको प्रोडक्ट बन गया ईथर। और जो आपका कैटलिस्ट था वो वापस से यहाँ पे क्या हो गया, रीजेनरेट हो गया। और ये जो स्टेप होता है वो फास्ट स्टेप होता है। तो आपने कंप्लीटली समझा कि जो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है वो 3 स्टेप मैकेनिज्म फॉलो करता है। और ये 3 स्टेप मैकेनिज्म जिसमें हम लोगों ने देखा है, स्टेप फर्स्ट में होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, यानी एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल प्रोटोनेट कर जाता है। उसके बाद जो अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, जिससे कि एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा स्पीसीज बनता है। इस एडिशन प्रोडक्ट का जब हम लोग करवाते हैं डीप्रोटोनेशन तो हम लोगों को मिल जाता है ईथर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे समझा इस रिएक्शन का जो है मैकेनिज्म। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, तो इस रिएक्शंस के अबाउट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, तो ध्यान देना है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो ईथर का फॉर्मेशन है वो बेसिकली SN2 पाथवे फॉलो करता है। और हम लोग जानते हैं कि जब कोई रिएक्शन SN2 पाथवे फॉलो करता है तो ऐसे केस में जो कंपाउंड्स जितने सिंपलर होते हैं, ठीक है, उनसे रिएक्शन उतना बेहतर तरीके से हो पाता है। तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो आपके अल्कोहल हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, उसमें से 1 डिग्री अल्कोहल को ईथर में बदलना ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, अब बारी आता है कि अगर हम अल्कोहल 2 या 3 डिग्री कर दे तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दे, तो अगर हम 2 और 3 डिग्री अल्कोहल के केस में बात करें तो बताया जाता है कि वहाँ पे चूंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है इसलिए वो SN2 पाथ प्रीफर नहीं कर पाएंगे। और अगर SN2 पाथ प्रीफर नहीं करेंगे तो ऐसे केस में उनसे ईथर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप 2 और 3 डिग्री अल्कोहल यूज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे SN1 पाथ प्रीफर होता है, SN1 पाथ वे फॉलो करते हैं। और ऐसे केस में जो मेन प्रोडक्ट होता है वो आपको एल्कीन बनने लग जाता है। ठीक है, अब ये एल्कीन कैसे बनता है, SN1 पाथवे कैसे फॉलो होता है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे इस रिएक्शन से समझ सकते हैं। हमने क्या करा, एक एग्जाम्पल में ले लिया 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे एक 3 डिग्री अल्कोहल है CH3 और यहाँ लगा हुआ है OH। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने यूज करा हुआ है एसिड H2SO4। तो होगा ये कि जो H2SO4 आप देख रहे हैं ये यहाँ सप्लाई करेगा H+। ठीक है, यहाँ है ऑप्शन पे लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ से H को आपको पता है एक्सेप्ट करेगा, प्रोटोनेशन वाला स्टेप जो था। और प्रोटोनेशन के बाद ये अल्कोहल बन जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा OH2 और O पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ध्यान देंगे तो ये बताया जाता है कि जब आपको कोई इस तरह का ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन अगर 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री कार्बन से अगर कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो लिविंग ग्रुप के हट जाने से 3 डिग्री कार्बन को बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर ये लिविंग ग्रुप हट भी जाए तो हम एक स्टेबल कार्बोकेटायन का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो वो लिविंग ग्रुप को बहुत प्रोटेक्ट नहीं करता। अगर कोई अनस्टेबल लिविंग ग्रुप उसके पास रहता है 3 डिग्री कार्बन के पास में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डिग्री कार्बन है, तो ये लिविंग ग्रुप को अलाउ करता है कि आप हट सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसके बाद जो अगला स्टेप होता है यहाँ पे, अगला स्टेप जो आपको होगा यहाँ पे, ये जो लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ये कुछ ऐसा था, CH3 था, C था, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ था आपको OH2 पे प्लस। ठीक है, तो ऐसे केस में ये किसी न्यूक्लियोफाइल का वैसे भी अटैक नहीं संभव, क्योंकि बैक साइड पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक वैसे भी नहीं संभव। और लिविंग ग्रुप यहाँ पे अनस्टेबल है तो इसको ये रिमूव कर देगा एज H2O। और आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ जो प्रोडक्ट आपको बनेगा ये कुछ बनता है इस तरीके से, CH3C, यहाँ आ जाएगा आपको पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
यहाँ आ जाएगा आपको पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आपको लगा रहेगा 3 CH3, एक CH इधर है, यहाँ पे आपको लगा रहेगा C H H और H, और एक और आपको लगा रहेगा CH3 यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। फिर आप ये बात जानते हैं, फिर हम लोग ये बात जानते हैं कि जो यहाँ पे कार्बन जिससे पॉजिटिव चार्ज है उसे बोला जाता है अल्फा कार्बन, और बाकी इसके जो अगल बगल कार्बन है वो है बीटा कार्बन। ठीक है, ये भी बीटा है, ये नीचे वाला भी बीटा है, और ये लेफ्ट साइड वाला भी बीटा कार्बन ही है। अब ऐसे केस में क्या होता है, जब आपको कार्बोकेटायन बन जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक आता है HSO4 माइनस, जो आपको H2SO4 का रिमेनिंग स्पीसीज है कंजुगेट बेस। ये आके बेस क्या करते हैं भाई, तो बेस करते हैं कि कंजुगेट बेस क्या करते हैं, या बेस क्या करते हैं, बीटा कार्बन से H को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही बेसिकली H एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो आपको पता है कि H वो एक्सेप्ट करने क्यों आया है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये कार्बन इन कार्बन से बीटा कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, और बीटा कार्बन बेसिकली उस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, और ये फिर इलेक्ट्रॉन खींचता है किससे, हाइड्रोजन से, जिससे कि हाइड्रोजन पे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे बेस का अटैक होगा और H रिलीज हो जाएगा। जैसे ही H हटेगा यहाँ से, वो बॉन्ड छोड़ के हटेगा, तो ये बॉन्ड आपको बेसिकली इस साइड घूम जाएगा, जिससे से कि आपको प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट देख सकते हैं, जो प्रोडक्ट आपका है, जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। CH3 हो जाएगा, यहाँ पे C रहेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, एक और बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा C, और इस पर भी 2 H बचे हुए हैं, तो CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा आपको CH3। तो ध्यान देंगे आपको, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या मिला आपको, एल्कीन्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आगे अगर बात किया जाए तो हम ये बात जरूर यहाँ पे बोला जा सकता है कि जो अल्कीन का प्रिपरेशन है, ठीक है, ईथर का जो प्रिपरेशन है, ध्यान दीजिए, अल्कीन का नहीं, ईथर का जो प्रिपरेशन है वो कब ज़्यादा प्रिफरेबल या कब ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, जब आपको अल्कोहल 1 डिग्री का यूज किया जाए। नहीं तो अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल यूज करेंगे तो ये जो रिएक्शन होगा उसमें आपको मेन प्रोडक्ट के तौर पे एल्कीन्स ही देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल leading to the formation of ईथर। ठीक है, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से ईथर बनने के अगर हम ऑर्डर की बात करें कि कौन से अल्कोहल से ज़्यादा आसान होगा ईथर बनना, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा उससे ईथर बनाना ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको इस रिएक्शंस के बारे में, रिएक्शन के अबाउट ये बात भी याद रखना है कि ये जो मेथड है, ये जो आपका मेथड है बेसिकली यूज होता है, दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर। यानी अल्कोहल का जो मेथड है वो बेसिकली सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए ही यूज किया जाता है, क्योंकि अगर आप अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने जाएंगे तो वैसे केस में प्रोडक्ट के मिक्सचर फॉर्म होने लग जाते हैं, इसीलिए कभी इस मेथड का यूज अनसिमेट्रिकल ईथर को बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग करते हैं कि इस रिएक्शंस के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों को है 2 मिथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल, इनका अगर हम डिहाइड्रेशन करें बाय यूजिंग H2SO4, तो आपको पता है कि यहाँ पे रिएक्शन के कंडीशन में टेम्परेचर लो ही रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा कैसा, तो यहाँ आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 और CH3। ठीक है, जिसे कहा जाता है डाई मिथाइल ईथर।
डाई मिथाइल ईथर और साथ में आपको यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में H2। ठीक है, अगर आप एक और यहाँ पे रिएक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए CH3 है, CH2 है, CH2 है और यहाँ पे है OH। तो हम लोग अगर हम इस प्रोपाइल अल्कोहल, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल। तो अगर हम प्रोपाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करें तो आपको पता है डिहाइड्रेशन के हम लोग यूज करेंगे क्या, एसिड एज ए कैटलिस्ट, और आपको प्रिडिक्शन कंडीशन पता है लो टेम्परेचर 413 के लिए। तो प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए क्या मिलने वाला है भाई, यहाँ पे दोनों ही कार्बन के चेन अटैच हो जाएंगे, बीच में रहेगा ऑक्सीजन, कुछ इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलेगा और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर जाएगा। ये है आपको डाई प्रोपाइल ईथर। ठीक है, तो हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में अल्कोहल से ईथर कैसे बनाते हैं हमने वो सीखा, इसके रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा, इस रिएक्शन से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा। ठीक है, अगला जो मेथड है जो कि है अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाने का तरीका, उसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना है।